जी हां दोस्तों, शाह की ईडी के खिलाफ आखिरकार दर्ज हुई एफआईआर। ममता ने मोदी और शाह को ला दिया घुटनों पर, कोर्ट ले रहा एक्शन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर दोस्तों, ऐसा अचानक क्या हुआ कि जिस ताव से मोदी और शाह ने ममता के खिलाफ ईडी भेजा था, वही ताव दरअसल उल्टा पड़ गया। आखिर मामला कैसे बंगाल हाईकोर्ट पहुंच गया और ममता बनर्जी ने शाह की ईडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जैसा कि खबरें आ रही हैं। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, सुबह से आपने देखा कि किस अंदाज में, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ईडी और ममता सरकार के बीच का खेल देश की सियासत में तूफान मचा गया, क्योंकि बंगाल के अंदर चुनाव है और चुनाव से पहले दरअसल दिल्ली के नेतृत्व ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर बंगाल में ममता की रणनीति और स्ट्रैटेजी है क्या। बहाना बनाया ईडी ने जांच और जांच से जुड़ी हुई फाइलों का। यह दरअसल ईडी कह रही है, लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी ने जो कुछ किया, जिस अंदाज में जिन फाइलों को उठाने गई थी ईडी, उनको तो उठा ही लिया। साथ ही साथ में विरोध प्रदर्शन का दौर बंगाल की सड़कों पर और साथ ही साथ में शाह की ईडी के खिलाफ में मुकदमा। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच सीधे टकराव, क्योंकि 8 जनवरी की सुबह के छापे के बाद हुए घटनाक्रम के बाद कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाह की ईडी के अतिक्रमण और आपराधिक धमकी के आरोप में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस अतिक्रमण और आपराधिक धमकी में शामिल ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि शाह की ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार होने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईडी ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री बनर्जी पर जांच में बाधा डालने, तलाशी स्थल से जबरन सबूत हटाने के आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। खबरों के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामला दर्ज करने की इजाजत दे दी और सुनवाई कल होनी है, यानी कि 9 जनवरी को। दोस्तों, आईपैक भी इस मामले में कोर्ट पहुंच चुका है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ईडी के बीच जो टकराव देखने को मिला, जिस तरीके से उस टकराव के बाद में ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर चल रही ईडी की छापेमारी के दौरान जिस तरीके से ममता वहां पर पहुंची थी, फाइलें, मोबाइल फोन जिस तरीके से साथ ले गई, उससे ईडी न सिर्फ हैरान रही बल्कि केंद्र में, दिल्ली में बैठे हुए मोदी और शाह। दोस्तों, 8 जनवरी के शाम होते होते इसी बीच में एक बयान जारी करते हुए ईडी ने कहा कि कथित कोयला तस्करी गिरोह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया हमने, लेकिन उसका दावा है कुछ जगहों पर कार्रवाई में बाधा डाली गई। ईडी का बयान है, आपको दिखाते हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य पुलिस कर्मियों के एक बड़े दल के साथ आने के बाद स्थिति और बिगड़ी। ईडी के मुताबिक मुख्यमंत्री आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के सह संस्थापक और निदेशक प्रतीक जैन के घर में घुसी, चल रही जांच से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिया। ईडी ने आरोप लगाया कि इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला आईपैक कार्यालय पहुंचा, जहां से मुख्यमंत्री, उनके सहयोगियों और पुलिस ने कथित तौर पर फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हटा ली। दोस्तों, जो बयान शाम होते होते ईडी ने जारी किया, ट्वीट करके उस बयान को, उस आदेश को उन्होंने उसे साझा भी किया। ईडी ने मुख्यमंत्री बनर्जी पर जांच में बाधा डालने, तलाशी स्थल से जबरन सबूत हटाने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है और सुनवाई जैसा कि 9 जनवरी को होनी है। अब दोस्तों, ईडी का कहना है कि कोयला तस्करी से प्राप्त धन को छिपाने में शामिल एक हवाला ऑपरेटर ने इंडियन पैसिफिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि आईपैक को करोड़ रुपयों के लेन देन में मदद की। ईडी कहती है कि 8 जनवरी को ली गई तलाशी में अवैध आय अर्जित करने से जुड़े संगठन, व्यक्ति, हवाला ऑपरेटर और हैंडलर्स में शामिल हैं। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कहा कि ईडी का इस्तेमाल टीएमसी की चुनावी रणनीति, संभावित उम्मीदवारों की सूची, प्रचार योजनाएं चुराने के लिए किया जा रहा है।
उनके शब्द हैं, चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। उधर ईडी ने दावा किया है कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक दल या संगठन को निशाना बनाने के लिए नहीं थी। यह भी कहा कि कार्रवाई का चुनाव से कोई संबंध नहीं। हालांकि बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, टीएमसी और बीजेपी के बीच खुला टकराव देखा जा रहा है। बीजेपी हर तरह से पश्चिम बंगाल में सत्ता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, प्रतीक जैन का आईपैक से जुड़ा विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा है। हालांकि ईडी ने आईपैक के आरोपों के रूप में नामित नहीं किया है, लेकिन आईपैक ने भी अब कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई, यह भी सुनवाई 9 तारीख को होगी। यानी कि एक तरफ ईडी की हाईकोर्ट में सुनवाई 9 तारीख को, शुक्रवार को, और दूसरी तरफ आईपैक की भी सुनवाई शुक्रवार को। ईडी की याचिका के साथ दोनों की एक साथ भी हो सकती है। प्रतीक जैन की गतिविधियां गहन जांच के दायरे में इस वक्त बताई जा रही हैं। उधर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता स्वप्न दास गुप्ता कहते हैं कि जब कोई मुख्यमंत्री ईडी या किसी अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज खुद हटाती है तो इस संविधान और कानून के शासन से ऊपर खुद को रखने जैसा है। क्या कुछ लोग दूसरों से ज्यादा बराबर हैं? विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ईडी से मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग कर डाली। उधर लेफ्ट की बात करें तो सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने घटनाक्रम को पूर्व नियोजित ड्रामा करार दिया। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम कहते हैं छापेमारी को लेकर नाटक किया जा रहा, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। अगर आईपैक एक निजी कंपनी है और उस पर छापा पड़ा है तो मुख्यमंत्री को वहां जाने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही बयान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुलिस कमीशन के साथ एक निजी संस्थान के कार्यालय क्यों गई जब वहां ईडी की कार्रवाई चल रही थी? किस कानून के तहत वो छापेमारी के दौरान फाइलें बाहर ले जा सकती हैं और ईडी ने उन्हें ऐसा करने कैसे दिया? क्या यह आपसी समझ की राजनीति को नहीं दर्शाता? इन्होंने इसे बंगाल में चल रही दो ध्रुवी राजनीति का उदाहरण बताते हुए कहा कि दीदी और मोदी दोनों जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये तो रही विरोधियों की, यानी कि ममता के विरोध में खड़े हुए दलों की प्रतिक्रियाएं। मगर जिस अंदाज में ये सारी की सारी स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद में मामला में मुकदमा हुआ ईडी के खिलाफ, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज करवाई, ईडी हाईकोर्ट पहुंची तो उधर आईपैक भी हाईकोर्ट पहुंचा। जाहिर तौर पर यह मामला अब बढ़ता ही जा रहा है, आगे इस पर टकराव की स्थिति और बनते ही जा रही है। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में सत्ता पक्ष, यानी कि केंद्र के सत्ता पक्ष और पश्चिम बंगाल के सत्ता पक्ष, कभी ऐसा मौका होता है दोस्तों जब दो सरकारें आपस में टकराती हैं। यहां तो ऐसा लग रहा है कि साहब पश्चिम बंगाल की सरकार वर्सेस केंद्र की मोदी और शाह की सरकार आपस में टकरा रही है। इस टकराव का नतीजा क्या होता है? चूंकि आमतौर पर देखा यही जाता है कि केंद्र के पास में सारे हथकंडे हैं, ईडी, सीबीआई से लेकर वो सारी की सारी एजेंसियां, लेकिन कुछ पावर तो यहां पर बंगाल सरकार भी रखती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तौर पर खुद को मुश्किल में घिरता हुआ देख रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ममता ने मोदी और शाह को घुटनों पे ला दिया? इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या इसी कारण शाह ने जो ईडी भेजी जिस मकसद से, ममता ने उस पर पानी फेर दिया और उल्टे एफआईआर दर्ज कर दी। अब हाईकोर्ट इन तमाम चीजों को लेकर के क्या कहता है, इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।